नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को न जाने क्या सूझी है कि हर रोज़ एक नया काम और एक नया चैप्टर खोल लेता है। अब वो ये कह रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत चल रही है ये कामयाब तो हो सकती है, हो सकता है हो जाए और हो सकता है जंग हो जाए, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाती है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुतनाज़ा अब्राहम एकॉर्ड्स को वो ममालिक जिन्होंने इसको कबूल नहीं किया उसको कबूल करें और हर हाल में इस अब्राहम एकॉर्ड्स की इंडोर्समेंट में शामिल हों। सोशल मीडिया अपने ट्वीट के ज़रिए, जिसको सोशल मीडिया पोस्ट कहा जाता है, उसके ज़रिए उसने एक पैगाम भेजा है और तमाम इस्लामिक दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई है। बहुत सारे ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है इसराइल को उसकी तमाम तर खूनाशाम पॉलिसियों के पेश नज़र कबूल नहीं करता और वाज़ेह अंदाज से बताता है कि जब तक फ़लस्तीनियों का हक़ खुदरादियत और हक़ रियासत बैनुल-अक़वामी तौर पर कबूल शुदा अमल दरामद की मंजिल पर ना पहुँचे तब तक ये मामला हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और ईरान की जंग के नतायज को बांध रहा है इसराइल के लिए एक रास्ता निकालने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये हम अपने तजिया निगारों से पूछेंगे। डॉक्टर कामरान बुखारी माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डायरेक्टर न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी इन वाशिंगटन। इरम अब्बासी साहबा सहाफ़ी हैं वाशिंगटन में। दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस प्रोग्राम के एक हिस्से में हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब चीन के अंदर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब वापस आ गए हैं। CDS की वापसी के बारे में हमें ख़बरें नहीं हैं। मोहम्मद साकिब तनवीर जो प्राइम मिनिस्टर के साथ सफ़र कर रहे थे हमारे साथ मौजूद होंगे। एडिटर इन चीफ है पाकिस्तान TV डिजिटल के, उनसे हम पूछेंगे कि हमने वहाँ पर क्या देखा, चीन का रोल क्या है इस तमाम मामले के अंदर और पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को क्या ज़रूरी है कि बड़े विज़िट्स के ज़रिए बार बार रीइंफोर्स किया जाए। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने दो और स्टोरीज़ भी रखेंगे। एक तो हम आपको बताएंगे कि रिवायती मवेशी हैं, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन जदीद मंडियाँ बन रही हैं। कौन सी जदीद मंडियाँ हैं, इनमें क्या हो रहा है, ये हम आपके सामने लाहौर और कराची का पर्सपेक्टिव रखेंगे। और इस्लामाबाद में गेस्ट हाउसेस की शामत आई हुई है क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हर गली मोहल्ले के अंदर खुल गए हैं और अब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको वार्निंग दे दी है बड़े बड़े बोर्ड्स के ज़रिए कि आपको अपना बिज़नेस ख़त्म करना है। कहते हैं कि हज़ारों लोग इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, लेकिन ये बिज़नेस है गैर कानूनी। कम से कम आज की सूरत हाल ये है, कल हो सकता है मुख्तलिफ हो जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं डॉक्टर कामरान बुखारी से। डॉक्टर साहब ज़रा ये फरमाइएगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का नया मामला उसने खोल लिया है, नया चैप्टर खोल लिया है कि जो नतीजा निकलेगा ईरान और अमेरिका की बातचीत का, उसके साथ अब्राहम एकॉर्ड्स को भी नथी कर रहा है, ये कोई नई पॉलिसी है, इसराइल को खुश करने का तरीका है, क्या है आपके तज़िये में? जी बहुत बहुत शुक्रिया तलत। देखें ये तो इब्राहिम अकॉर्ड तो उनका अपना एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है जो कि ये जो जंग शुरू हुई थी 2023 के बाद, जो हमास का हमला हुआ था अक्टूबर में, उससे बहुत पहले का है, 2020 से चला आ रहा है। तो इसको मजमूई तौर पे मीडिया के अंदर और तज्ज़िया निगार जो है वो ऐसा तस्वर करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इसराइल और अरब और मुसलमान ममालिक। लेकिन असल में ये इस खित्ते की आर्किटेक्चर का जो एक बेसिक कोर प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर इस जंग को हम ख़त्म भी कर देते हैं, यानी मुआहदा हो भी जाता है, लेकिन इसराइल के साथ हालात कशीदा हैं, तो ये जंग दोबारा छिड़ने का डर है। तो पहले तो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक रीजनल आर्किटेक्चर अमेरिका रिट्रेंच कर रहा है, पीछे एक रीजनल आर्किटेक्चर छोड़ के जा रहा है जिसमें तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर और अरब मुस्लिम ममालिक हैं। लेकिन उनका क्या ताल्लुक होगा इसराइल के साथ आगे चल के, ये उसका ये वो लेंस है जिसके थ्रू सदर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो उसको अपना एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट समझते हैं, इसीलिए वो बार बार उसको उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात इस वक्त की कि ये इस वक्त में ऐसा क्यों हुआ है, देखें इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि इनको बैलेंस करना है कि एक तरफ अगर वो ईरान के साथ डील बना रहे हैं तो जाहिर है फिर इसराइल जो उनका एलाय है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई इस डील में हमारा क्या नफ़ा नुकसान होगा, तो वो भी दबाव डाल रहे हैं। तो उनको वो बैलेंस करना है
बिटवीन इसराइल और ईरान के दरमियान। फिर तीसरी बात यह है कि लेकिन डॉक्टर साहब, कतई कलाम ये हैरान कुन बात है, बैलेंस की जो आपने बात की, हैरान कुन बात है। या तो हो कि वो ईरान को कोई फेवर कर रहे हो डील करके, एक दूसरा ये कि जो दो जंगें उन्होंने लड़ी वो इसराइल की फेवर के लिए ही लड़ी, इसराइल का ही तमाम उन्होंने एजेंडा इम्प्लीमेंट किया। इसराइल का एजेंडा था कि ईरान की क़यादत को असैसिनेट किया जाए, क़यादत की तब्दीली हो, वो खैर नहीं हो पाया, लेकिन अंदरूनी तौर पर खलफिशार हो, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मलियामेट किया जाए, इन्वेजन्स तक की बात हुई। तो ये जो आप कह रहे हैं बैलेंस, तो बैलेंस किस पे कर, तो ऑलरेडी इसराइल को काफ़ी बैलेंस कर लिया ना उन्होंने। नहीं देखें, ये भी एक जो है वो गलत तो आम हो चुका है मगरबी मीडिया के अंदर भी और इलाकाई मीडिया के अंदर भी, कि भाई ये जंग जो है वो बस अमेरिका ने जो है बेवकूफ़ी में आके इसराइल के लिए की है। ये जंग अमेरिका ने अपने मफादात के लिए की है। तो अगर हम बायस से हट के ये देखें, अमेरिकी लेंस, अमेरिका के ऊपर एम्पैथेटिक एनालिसिस लगाएं, तो ये जंग अमेरिका अकेले नहीं लड़ सकता था, इसराइल लड़ने के लिए तैयार है। तो इसराइल को साथ मिलकर किया गया। अब उसको कैसे जो है वो परसीव किया जाता है वो एक अलग कहानी है, उस पर जो है ना डिबेट हो सकती है। लेकिन आई कैन टेल यू कि अमेरिका ने इसराइल को कोई फेवर नहीं किया। अमेरिका अपने मफादात तलाश कर रहा है। ईरान का न्यूक्लियर इशू अमेरिका का इशू है और आज का नहीं है, ये 2002 से चला आ रहा है। और कई इंतज़ामिया आई जिन्होंने जो है इसी तरीके की कश्मकश में मुब्तला रही, कभी बातचीत, कभी धमकी, जंग की। तो ये कोई कोई नया इशू नहीं है। फिर ये है कि ये इंतज़ामिया, जैसे मैंने कहा, इलाके से रिट्रेंच करना चाह रही है, जिम्मेदारी इलाके के स्टेक होल्डर्स को देना चाह रही है। अब वो ऐसे तो नहीं है कि बस आप छोड़ के तो भाग जाएं। तो आपने जो इश्यूज हैं उनको डील करना है। उनका होप तो ये था कि ईरान के साथ बातचीत के ज़रिए ये मामला हल हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ जब ये सेकंड टर्म शुरू हुई थी पिछले साल जनवरी के अंदर, उसके बाद से कई दफ़ा मुज़ाकरात हुए, वो नाकाम हुए, क्योंकि ईरान तो उस खला को जो उसके ख्याल में जो बाकी बचेगा जब वो यहाँ से निकलेगा या रोल बैक करेगा अपना इन्फ्लुएंस, उस खला को पुर करने के लिए इसराइल के ताल्लुकात को उसने नॉर्मलाइज करवाना है दूसरे ममालिक से। होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, लेट मी ब्रिंग इन इरम अब्बासी साहबा। इरम साहबा, साफ़ियाना तौर पर आप इस मामले को कैसे देखती हैं? क्योंकि अगर अमेरिका रिट्रेंच कर रहा है, अगरचे बज़ाहिर उसकी कोई हमें एविडेंस नज़र नहीं आती, उनके बेसिस भी मौजूद हैं, उन्होंने डिफेंस पैक्ट्स भी कर लिए हैं, फुटप्रिंट भी उनका बड़ा मौजूद है, लेकिन अगर रिट्रेंच कर रहा है तो इलाकाई ममालिक को गर्दन से पकड़कर इब्राहिम एकॉर्ड्स की तरफ घसीटना आपके ख्याल में ये तदब्बर वाली पॉलिसी है, या वो वक्ती तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली लॉबी को प्लेकेट करने के लिए काम कर रहा है? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज भी अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स देखें, उनका सोशल मीडिया, ट्रूथ सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट देखें, फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुने, रूबियो का बयान सुने जो इंडिया में आया है, तो अभी तक कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं। जहाँ पर अगर हम सैटरडे की बात करें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पार्शली निगोशिएट, लार्जली निगोशिएट हो चुकी है डील। फिर अगले दिन उन्होंने फिर कहा कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है डील करने की। आज फिर उन्होंने सुबह बात की कि डील जो है, मुज़ाकरात काफ़ी दे आर गोइंग नाइसली, और अब्राहम पैकर्स की उन्होंने बात की। फिर जब इंडिया में रूबियो से पूछा गया कि ये नुकात हैं जो कि एक्सपर्ट्स ने बताए भी कि क्या क्या मामलात हैं जिन पर बहस हो रही है, जिसमें 60 डेज का सीज फायर है, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस को रीओपन करने की बात है, तो उनसे पूछा गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो न्यूक्लियर डील, वो तो कह चुके हैं कि वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे बिल्कुल कोई मुआहदा नहीं करेंगे, तो इसमें तो वो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो हमें नहीं एग्जैक्टली सारे नुकात पता। तो रूबियो ने मोहतात होकर ये बात की कि वो टेक्निकलिटीज है जो हम आगे जाकर तय करेंगे, यानी अभी ये एक ड्राफ्ट की शक्ल का किसी तरह किसी किस्म की डील होगी। तो अभी तक कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और उनकी अपनी इंतजामिया के अंदर से भी। ये आपने कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस की बात की, मैं अभी बुखारी साहब CNN के ऊपर सऊदी अरब के हवाले से एक स्टेटमेंट देख रहा हूँ। बेकी एंडरसन ने इसको कोट किया है, जिसमें वो कह रही हैं कि सऊदी अरब सिर्फ उस सूरत में इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करेगा अगर रियासत फ़लस्तीन मार्ज़ वजूद में आए। जो एक्सटेंडेड पॉलिसी है, जब मैं पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान से भी बात करके हटा हूँ, तो उनकी तरफ से भी हमें कहीं पर कोई लचक नज़र नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट उन्होंने देख लिया है। सो आई वांट टू नो कि ये प्रैक्टिकलिटी इसकी क्या है आपकी नज़र में? क्या वाकईतन एक रिट्रेंचिंग पावर के पास इतना क्लाउट मौजूद है कि वो मुकामी लीडरान को अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़
जो सेंटिमेंट है वो खींच के अब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए इसराइल के लिए पाथवे क्रिएट करे? देखिए, आई डोंट थिंक कि ये चीज़ जो है कोई ऑन एंड ऑफ का बटन है कि जिसको मतलब जाते जाते आप बटन दबा जाएं तो नॉर्मलाइज हो जाएगा रिलेशनशिप। मैं नहीं समझता कि सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी अपना खुशफहमी के में मुब्तला है कि ऐसा होगा। आई थिंक नॉर्मलाइजेशन इज़ टू बिग ऑफ अ वर्ड। नॉर्मलाइजेशन में कई साल लग जाएंगे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये उनका एक आर्किटेक्चर है जिसके तहत वो चाहते हैं कि यहाँ देखें, अगर वो ये जंग बंदी कर देते हैं, ठीक है, और मसले नहीं हल होते तो ये जंग दोबारा छिड़ेगी। क्यों? क्योंकि जी वो फ़लस्तीन का मसला नहीं हल हुआ हुआ, तो हिजबुल्ला जो है वो फिर हरकत में आ जाएगी, हमास फिर हरकत में आ जाएगी। तो आई थिंक कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ कि वो ये चाह रहे हैं कि भाई एक मैकेनिज्म तैयार हो। और फिर ये है कि देखिए, ये एक सोशल मीडिया की पोस्ट है ना, इसके ऊपर कोई हमारे पास तफसीलात तो है नहीं। तो एक ट्रूथ सोशल की पोस्ट में वो कितना लिख देंगे, क्या बता देंगे बैठ के। और फिर ये सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं, देर ऑल्सो पार्ट ऑफ जो है रेटरिक, देर ऑल्सो पार्ट ऑफ जो है ना फ्रेमिंग पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, अपनी कंस्टिट्यूंसी को मैनेज करना तो ये सारी चीज़ें हैं। बट what I'm telling you is कि अंडरलाइन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है जिसकी ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो अक्कासी कर रहा है। ये आपने ज़बरदस्त बात की। अब्बासी साहब, आपने जिक्र किया मुतज़ाद किस्म के बयानात जो हैं, या उन बयानात में आपको तज़ाद नज़र आता है, और डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट है, इसके अंदर मज़ीद तफसील हमें चाहिए होगी। एक मैं भी और स्टेटमेंट देख रहा हूँ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया कि जब ग्रुप कॉल हुई तमाम लीडरान के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स को सिर्फ चलते चलते मेंशन किया, जिससे मुराद ये है कि कोई बहुत बड़ा उसके लिए ये मामला नहीं है जिसके ऊपर फोकस करे और इसराइल के लिए कोई वो पाथवे क्रिएट करे। उसकी पोस्ट से तो शायद ये इमेज बन गया है, लेकिन बातचीत में उसने इसको टेकअप नहीं किया। सवाल मेरा ये है, क्या ये इंडिकेशन आपको लगता है तज्ज़ियाती तौर पर कि जूं ईरान के साथ डील का मामला करीब हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता कि इसराइल की तरफ से कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो, और उनको ये बता रहा है कि अगर ये ईरान के साथ मामला तय हो गया तो तुम्हारे लिए भी कुछ होगा? तलत इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनके अपने डोनाल्ड ट्रंप के जो रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं, मिसिसिपी के हो गए, टेक्सास के टेड क्रूज हो गए, उन्होंने जब ये डील के कुछ नुकात सामने आए तो उन्होंने कहा कि एक डिजास्टर्स डील होगी अगर ईरान को उनके, क्योंकि ईरान का मुद्दा क्या है, ईरान चाहता है कि उनके जो मुंजमद असासे हैं उनको बहाल किया जाए, ईरान चाहता है कि लेबनान को इस डील का हिस्सा बनाया जाए। और उनके अपने जो साथी हैं, जो उनके करीबी साथी हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने आकर ट्वीट की कि ये अगर डील हो गई और ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जिस पे पूरा ये मुद्दा चल रहा है उस पे अगर बात नहीं होती और उससे अगर हम पीछे हट जाते हैं तो फिर जो है ये एक डिजास्टर्स डील होगी और अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा जो है वो उनको जाएगा। अब रिपब्लिकन्स के अंदर एक फ्रिक्शन बड़े लेवल पर नहीं है, लेकिन एक छोटे लेवल पर मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में आ रहे हैं, तो वो एक शुरू होना हुई है जो कि प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे कि इजराइल को आप नहीं भूल सकते, आप ईरान के साथ जो भी डील करें उनके जो मफादात हैं वो अमेरिका के मफादात हैं। और यही अगर आप देखें जो पिछले 2 दिन से सिलसिला चल रहा है, तो अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड्स की भी बात कर रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले पार्टी के अंदर फ्रिक्शन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं। इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी उतना ही अहम है जितना रिपब्लिकन्स के लिए और डेमोक्रेट्स के लिए भी है। सो ये आई थिंक ये सारी जो मैनूवरिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप जो मीडिया में जो रिपोर्ट हुए हैं, जो नुकात जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं और रूबियो खुद कह चुके हैं कि हम ये बाद में तय करेंगे, तो अब आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज इन अ फिक्स कि वो न्यूक्लियर की जो थ्रेट देकर जिसकी वजह से उन्होंने हमला किया उससे पीछे भी नहीं हट सकते, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी अवाम को यही कहा है। और कितने बिलियन डॉलर्स इस जंग पे लड़ चुके हैं, इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों के लिए इस वक्त बड़ा मसला अमेरिका में बना हुआ है। और तो बुनियादी तौर पर डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है जो उनके गले पड़ी हुई है, और बहुत सारे ऐसे बयानात जो मुतजाद भी हैं अब उनके सामने खड़े हैं जूं डील का मामला सामने आ रहा है। अल अरेबिया, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए हम आपको बता रहे हैं नाज़रीन, इस वक्त रिपोर्ट कर रही है इंग्लिश कि ईरान चीन से ज़मानत चाह रहा है कि वो अमेरिका के साथ जब जंग ख़त्म हो तो इनरिच यूरेनियम का मामला चीन के ज़रिए तय हो। ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो इस वक्त डेवलप हो रही है। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए साकिब तनवीर को हम वेलकम करते हैं जो अभी वापस आए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे चीन से। साकिब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। ये फरमाइएगा कि ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो बनी है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वहाँ पर गए और अब अल अरेबिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान चीन की ज़मानत मांग रहा है अपने मामलात को अमेरिका के साथ तय करने के लिए। तो हमने बाकी बाहमी ताल्लुकात के हवाले से तो बहुत कुछ देखा, ये जो इलाकाई मामला है जिसने सारी दुनिया को गिरफ्त में लिया हुआ है इस वक्त, इसके हवाले से आपके पास कोई तज्जियाती तौर पर कोई मवाद है? देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर का ट्रिप था चाइना का, ये काफी अरसे से प्लान था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 21 मई की जो तारीख है उसको दोनों ममालिक ने मार्क किया हुआ था कि जो 75 साल पूरे हो रहे हैं सफारती ताल्लुकात के, उस लिहाज से एक बड़े लेवल पर इवेंट प्लान किया जाएगा और ये ट्रिप उसी का हिस्सा है। अब ये कोइंसाइड कर गया उन वाकयात से जिनका आपने अभी जिक्र किया। अगर आप आज और कल का दिन ही देख लें तो सिर्फ तीन चार बड़े वाकयात हैं जिन्होंने शायद इस ट्रिप को भी इम्पैक्ट किया है, जिसमें जो है वो रूबियो का विजिट इंडिया का है, फिर पाकिस्तान के अंदर एक वाकया हुआ दहशतगर्दी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद जो दो रातें पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की एक फोन कॉल हुई विद अरब कंट्रीज और जिसमें पाकिस्तानी और तुर्की भी शामिल था। इन सबको देखें तो आपको नजर आता है कि शायद पाकिस्तान का शहबाज शरीफ का जो दौरा चीन का है उसका एक इम्पैक्ट होगा। बट जहां तक हमारी यहाँ पर ऑफिशियल से बात हुई थी चीन के अंदर, जब मैं वहां पर मौजूद था, तो उस वक्त हमें बताया गया था कि उस पर कोई खातिर खा बात ईरान की टॉक्स के हवाले से नहीं हुई। आज की बात अगर आप करें तो आज आपको प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से एक स्टेटमेंट तो नजर आती है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। बट जहां तक मेरी मालूमात है और जहां तक मेरा तजिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ईरान के ऊपर कोई खास कॉन्वर्सेशन दोनों ममालिक की हुई है। और जहां तक कि अल अरेबिया की रिपोर्ट है, तो अल अरेबिया की रिपोर्टिंग के ऊपर मैं आपको सिर्फ 3-4 वाकयात बताता हूँ कि उनकी पिछली 3-4 रिपोर्ट खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से, CDF के हवाले से, जो उनका दौरा ईरान था, तो बहुत सी रिपोर्ट्स उनकी बैकफायर हुई हैं। तो मैं उनकी इस रिपोर्ट को इतनी अहमियत नहीं दूंगा। ये आपने दुरुस्त बात की कि अल अरेबिया की तरफ से बाज़ रिपोर्ट्स हैं, 3-4 का आपने जिक्र किया, वो पिट गई हैं, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का वहाँ पर होना और ईरान की तरफ से चीन को इंगेज करना, इन ट्रिप से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी एक हकीकत है। और चीन एक कलीदी मेंबर है, डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ पे विजिट हो चुका है, पुतिन का हो चुका है, तो एक हब ऑफ एक्टिविटी आपको बनता हुआ नजर आता है। बाहमी तौर पर बड़ी कमिटमेंट्स हुई, बहुत कमिटमेंट्स हुई हैं। क्विकली अगर आप बता पाएँ, ये इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट होंगे हकीकी इन्वेस्टमेंट में, ये जानते हुए कि हमारे यहाँ पे अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नंबर्स देखें तो उसमें आपको डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आता है। ये वाकईतन ऐसे मंसूबे हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, कुछ बेंचमार्क क्रिएट हुए, कोई कैलेंडर बना के नहीं बना? देखिए, अगर पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर कोई शख्स रिसर्च करे और देखे कि कितने MOUs पाकिस्तान की तारीख में साइन हुए हैं, तो आपको लगेगा कि अगर उन MOUs का 10% भी इंप्लीमेंट हो जाता तो शायद पाकिस्तान की तकदीर आज कुछ और होती। बट सिर्फ इस स्पेसिफिक विजिट की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसके अंदर तकरीबन $7 अरब के जो अग्रीमेंट्स हैं या MOUs हैं वो साइन हुए हैं। अब सिर्फ ये MOU नहीं है, एक अग्रीमेंट में अगर आपको बताऊं तो $1.2 बिलियन का फौजी फर्टिलाइजर का हेलो कंपनी के साथ हुआ है, जो कि फर्टिलाइजर के ऊपर है। और उसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर वो ये होगा कि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है फर्टिलाइजर की, खासतौर पे अभी आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो क्राइसिस देखा है, उसमें पाकिस्तान को जो फर्टिलाइजर का भी इशू जो है वो फेस करना पड़ा है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइजर की जो कैपेसिटी इन्हेंसमेंट होती है, जो कि इस एग्रीमेंट के बाद होगी, $1.2 बिलियन का है ये, तो उससे पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो ईज ऑफ होगा। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में नई जॉब्स आएंगी वो इसके अलावा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अली बाबा के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी की डिजिटाइजेशन के ऊपर भी अग्रीमेंट हुआ है। तो सिर्फ MOUs नहीं हुए हैं, अग्रीमेंट्स भी हुए हैं। और एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर इन MOUs में से अगर 5% या 10% भी ट्रांसलेट हो जाए तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा होगा। और माइंड यू, ये वो MOUs नहीं है जो कि जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हुए हैं, ये बिजनेस एसोसिएट्स के दरमियान हुए हैं। और बिजनेस का जी, आजकल का चीन जो है वो चंद साल पहले के चीन से काफ़ी मुख्तलिफ है। अब वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात नहीं करते, वो प्राइवेट सेक्टर के साथ ही डील करते हैं। दुरुस्त कहा आपने, लेकिन सीइंग विल बी बिलीविंग, जो कुछ आपने वहाँ पर कागज़ के ऊपर मुंतकिल किया, हमारी मार्केट के अंदर भी उसको मुंतकिल होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। प्रोग्राम हमारा जारी है नाज़रीन। रिवायती मवेशी और जदीद मंडियाँ हैं। प्रोग्राम के बाद हम ज़रा मवेशी मंडी की बात कर रहे होंगे।
नाज़रीन, ईद जो करीब आ रही है, मवेशी मंडियों के अंदर आपको गहमा गहमी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। गुज़िश्ता साल एक दादोशुमार के मुताबिक 74,18,000 जानवर पाकिस्तान में कुर्बान किए गए और इनकी मालियत 500 अरब से ज़ायद थी। इस मरतबा ख्याल ये किया जा रहा है कि छोटे जानवरों की कीमतें ज़्यादा हैं, इस वजह से शायद कुर्बानी कम हो। हमारे पास इब्राहिम तारिक शफ़ी साहब मौजूद है, चेयरमैन है पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी। उनका बहुत शुक्रिया। इनका मानना यह है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा जो ऑर्गेनाइज्ड और डिजिटाइज्ड मंडीज़ हैं उनका इजरा हुआ और एशिया की कहते हैं कि सबसे बड़ी मंडी हमने लाहौर में लगाई। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये जो आपकी कैटल मार्केट जो है आपकी, ये आम कैटल मार्केट से किस तरह मुख्तलिफ है? तलत साहब, हमने जो लाहौर में कैटल मार्केट बनाई है वो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी कैटल मार्केट है, जो कि FW ने तामीर की और रिकॉर्ड टाइम में 7-8 महीने के अंदर ये मुकम्मल हुई है। और इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल शेड्स, क्वारंटाइन जोन्स, उसके बाद फिर इसके अंदर अपना वेटरनरी फैसिलिटीज़, जो स्टेट ऑफ द आर्ट कैटल मार्केट के प्री रिक्विजिट्स हैं वो इसमें मौजूद है। ना कि सिर्फ हमने लाहौर में बनाई, झंग में भी बनाई और 8 महीने के अरसे के अंदर बनाई, वो भी मुकम्मल है और वो भी ऑपरेशनल है। ये सारे काम हमने 1 साल के अंदर किए। इसके अलावा जब 3 साल पहले व्हेन आई वाज अपॉइंटेड, हमारा जो रेवेन्यू था वो 3 बिलियन का था, आज 36 अरब रुपए का रेवेन्यू है। पिछले साल हमने ई ऑक्शन के जरिए 15 अरब रेस किए, इस साल हमने 13 अरब रुपए रेस किए और अगले साल तो इंशाल्लाह हम यूनिफाइड फी कर दिया जिससे फार्मर को बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये ज़बरदस्त काम आपने किया, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे, गुजारिश कर रहा हूँ, लोग ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस जदीद मंडी के अंदर, जिसको आपने बड़ी जल्दी बना लिया और ज़बरदस्त काम किया, कोई जानवर सस्ता भी है कि नहीं? तलत भाई, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस साल हमने स्टेट बैंक को लिखा और इस साल कैशलेस ट्रांजैक्शंस की भी सहूलत लोगों के लिए मौजूद है कि किसी को चोरी का सामना ना हो और ईज़ ऑफ बिजनेस जिसे कहते हैं वो अपना व्यापारी को भी हो और कस्टमर को भी हो। और इसका फ़ायदा आप देखें, इस वक्त लाहौर की जो मार्केट है उसके अंदर एक मेला सजा हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड रश है, इट इज़ बीइंग मैनेज वेरी वेल। और जिस तरह की ग्लोबल सिचुएशन आपके सामने, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है, उस हालात को भी अगर आप नज़र में रखें तो आई थिंक इस साल जो लाइफ स्टॉक की कीमतें वो कम है। लाइफ स्टॉक की कीमतें आप फरमा रहे हैं कम हैं और पिछले साल की निस्बत आपके ख्याल के मुताबिक ज्यादा जानवर बिकेगा? नहीं ना हुआ एनिमल, एक सिंपल इकोनॉमिक्स है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डिमांड जब बढ़ती है तो फिर आपको पता है जानवरों की कीमतें ऊपर जाती हैं। तो आपने कितने फीसद कमी महसूस की है पिछले साल में और इस साल में जानवरों की कीमत में? आई थिंक कोई ज़्यादा कमी इतनी महसूस नहीं कि अगर आप वैसे देखें तो हर चीज़ की कॉस्ट जो है 25 से 30% एस्केलेट की है, लेकिन लाइफ स्टॉक आई थिंक वहीं का ही है जिधर पिछले साल था, तो इतनी ज़्यादा कोई एस्केलेट नहीं हुई। और मुझे लगता है कि कल जो है लोगों को और सस्ता जानवर मिलेगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम है और अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया हुआ। आप हमारे साथ रहिएगा, ज़रा कराची से हम सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं। असलम खान समा TV में ज्वाइन कर रहे हैं। क्विकली असलम, अगर आप बताइएगा कि अभी शफी साहब फरमा रहे हैं कि पंजाब की हद तक तो वो बात कर सकते हैं कि कीमतें पिछले साल की निस्बत बड़ी नहीं हैं, और अगर आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करें तो जिससे मुराद है कि अमलन कीमतें गिरी हैं। कराची में क्या सूरत हाल है? देखिए, बात दुरुस्त है कि महंगाई जिस तरह बढ़ी है, तमाम अशिया की अगर बात करें, हर चीज़ में पेट्रोल हो या हम अशिया खुरनोश की बात करें, उस तनासुब से अगर लाइव स्टॉक की कीमतें देखें तो वो उस तरह नहीं बढ़ी। लेकिन ये क्या नहीं बढ़ी तो ये गलत होगा। हाँ, 5% हम कह सकते हैं कि बकरे की कीमत भी 5 से 7%। इसी तरह गाय की जो कीमतें बछड़े की, तो उसमें भी इजाफा देखने में चारा महंगा हुआ है। पेट्रोल की वजह से जो ट्रांसपोर्ट, जो जानवर रहीम यार खान से आ रहा है, भावलपुर से आ रहा है, मुल्तान
से आ रहा है, ज़िला जो है पशीन से लेकर आ रहे हैं, बलूचिस्तान के इलाके से लेकर आ रहे हैं, पंजाब की मुख्तलिफ मंडियों से जानवर आता है, तो जाहिर है कि जो ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं वो बढ़े हैं, तो जानवरों की कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन जानवर दस्तयाब हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं FTC की मवेशी मंडी में हूँ, और तलत साहब जो मरकज़ी मवेशी मंडी है वहाँ तकरीबन 3.25 लाख जानवर आए थे और 2.5 लाख जानवर वहाँ फ़रोख्त भी हो गए हैं। आए थे व्यापारी, वो खुश होकर वापस गए, अच्छा जानवर उनका बिक गया। जो कुछ जानवर बचे 20-25 हज़ार, वो जो मुकामी मंडियाँ हैं, सोराब गोट की, गुलशन मेमार की, गुलशन इकबाल की, वहाँ शिफ्ट हो गए। FTC के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं मेरे साथ, उनसे पूछता हूँ यहाँ कितने जानवर आए थे और यहाँ पर जानवरों की कीमत क्या थी। यहाँ पर अगर हम बकरे की बात करें, गाय की बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर आए थे तकरीबन 11,000 बकरे और 8,000 के करीब आए थे बछड़े। ठीक, अभी माशाल्लाह यहाँ पर चंद कुछ जानवर बचे हैं, क्योंकि 2 दिन बचे हैं कुर्बानी के दिनों के अंदर। अभी माशाल्लाह मार्केट के अंदर भी बहुत तेज़ है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 10:30 का टाइम हो रहा है रात के अंदर। अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के अंदर जो जानवर बिक जाएंगे वो बिक जाएंगे। अच्छा, बकरा यहाँ पर कम से कम किस कीमत में मिल रहा था? कम से कम बकरा यहाँ पर बिक रहा था 30 से 40 हज़ार रुपये के अंदर में। 40 हज़ार रुपये में अच्छा बकरा लोगों की रेंज में आ रहा था, तो अच्छा बकरा 40 हज़ार रुपये तक का भी बिक रहा था, और अगर ज़्यादा लोगों की रेंज थी तो 90-85 के अंदर भी मिल रहा था। और अगर हम बात करें कि जो गाय थे वो कुछ 2.5 लाख की भी मिल रही थी यहाँ पर, कम से कम यहाँ पर जो बछड़ा या गाय वो कितने में फ़रोख्त थी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीमत रही उसकी? गाय की देखें, जैसे कि खूबसूरती की बात कहेंगे तो आप पैसे यहाँ पर होते हैं हर जानवर की खूबसूरती के। यहाँ पर अच्छा जानवर बिका है 8.5 से 9 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए का अच्छा जानवर बिका, और कम से कम रेंज में बिका है 3 लाख रुपए का। देखिए तलत साहब, 3 लाख रुपए कम से कम जानवर और 9 लाख रुपए तक ये खूबसूरती को, जानवर की खूबसूरती को कैसे बयान करते हैं? ज़रा, मैं बड़ी दिलचस्पी है मेरी इस सवाल के ज़रिए मैं जानना चाह, खूबसूरती से क्या मुराद है? खूबसूरती को हम किस तरह कहते हैं? वो कोई नुकरा भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जी, नुकरा भी कह सकते हैं आप, गुलाबी भी कह सकते हैं, और अपलग बछड़ा भी होता है। आप ये देखें कि जिस तरह के जैसे कि व्यापारी लाते हैं हजरात गाँव से, सक्कर से, टंडो आजम से, मीरपुर खास से। पहचानते कैसे हैं? ये नुकरा है, ये गुलाबी है, ये अपलग है? गुलाबी का तो आपको हर बंदा देख के भी बता देगा, उसकी खूबसूरती का अलग है, उसकी नोज से लेके उसके जिस्म तक पूरा गुलाबी है। गुलाबी की तो एक होती ही खूबी है। ठीक है, अब अपलग हो गया, यह हो गया, कराची के तमाम लोगों को बहुत कम पहचान है इसकी। अगर जो लोग पहचान रखते हैं तो फिर उस हिसाब से। मेरे पास एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा। तारिक साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है तलत साहब। मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता था कि हमने इस साल अर्बन टू रूरल भी शिफ्ट किया है। वी हैव स्टार्टेड डेवलपमेंट इन मोहम्मदपुर एंड भक्कर विच इज़ आल्सो 40% कंप्लीट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब में भी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल कैटल मार्केट्स अवेलेबल होंगी, एंड 1 मोर इन चौक आजम लिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, मतलब आप कह लें। अच्छा इब्राहिम साहब, ये मैं आपके काम को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अभी जब आपने कराची से असलम साहब की बातचीत सुनी तो वहाँ पर भी मंडी में मुनासिब लग रही थी, मुनज़्ज़म लग रही थी, व्यापार भी ठीक हो रहा था, कारोबार भी ठीक हो रहा था, जानवर भी सारे बिक गए। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने नई मंडी लगाई है, इसमें और आम मंडी में फ़र्क क्या है? क्या यहाँ पर जानवर जो है उसके पास कोई कंप्यूटर अवेलेबल है, या क्या है इस मंडी में और दूसरी मंडी में फ़र्क? तलत साहब, जो हमारे पास जो शेड्स हैं, जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, अपना रेस्टोरेंट्स हैं, इट्स लाइक अ कंप्लीट फेस्टिविटी, इट्स लाइक अ विंटर वंडरलैंड ऑफ हाइड पार्क। आप इसको इस तरह कंपेयर कर लें, विंटर वंडरलैंड ऑफ हाइड पार्क और आपकी मवेशी मंडी। इस बात के ऊपर हम ये सेगमेंट खत्म करते हैं। हमने प्रोवाइडेड एवरीथिंग व्हिच इज फॉर अ फेस्टिविटी के मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। मुझे लगता है कि इसमें ज़रा मीठा ज़्यादा हो गया है। जिस तरह जानवर की खूबसूरती बयान करते हुए हमारे दोस्त जो हैं वो थोड़े से बहक गए थे। बहरहाल ये अच्छी बात है कि जदीद मंडियाँ बन रही हैं और हमें इसको अप्रिशिएट करना है, लेकिन गेस्ट हाउसेस नहीं बन सकते अब। CDA ने कहा इस्लामाबाद के अंदर, और हज़ारों की तादाद में गेस्ट हाउसेस को बंद किया जा रहा है। इस्लामाबाद में गेस्ट हाउसेस की शामत आई हुई है। CDA ने कह दिया कि आप गेस्ट हाउसेस बंद करें और वार्निंग दे दी है। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा समा TV जो इसको कवर कर रहे हैं। शहजाद, बहुत शुक्रिया। ये कितने गेस्ट हाउसेस बंद हो रहे हैं और कौन से गेस्ट हाउसेस हैं ये? तले साहब, सबसे पहले मैं आपको इन गेस्ट हाउसेज की अगर डिटेल बताता चलूं तो पूरे इस्लामाबाद में तकरीबन 800 से 850 तक का जो फिगर है वो सामने आया है, और सुना है कि ये वो गेस्ट हाउसेज हैं जो कि एक कमर्शियल एक्टिविटी है और रेजिडेंशियल एरियाज में हो रहे हैं, क्योंकि
गेस्ट हाउस बनाना, हॉस्टल बनाना या होटल बनाना, इनके लिए सीडीए ने स्पेसिफिक जो सीडीए के मरकज हैं वहां पर जो है वो साइट्स एलोकेट की होती हैं, वहीं पर जाकर ये एक्टिविटी हो सकती है। दूसरी ये चीज है जो सीडीए का मौकफ है वो ये है कि रिहायशी इलाकों में इस तरह की एक्टिविटी होने से जो है वो बर्डन आता है यूटिलिटीज के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस और दीगर जो यूटिलिटीज होती हैं उनके ऊपर एक बर्डन आता है। और जो सीडीए का प्लान होता है एक मास्टर प्लान के तहत कि इस रेजिडेंशियल एरिया में इतने लोग आबाद हैं और उनको इतनी यूटिलिटी चाहिए, उसमें भी जो है वो काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो तलत साहब ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस था और इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में हॉस्टल्स और जो ये जो गेस्ट हाउसेज थे ये बन जाना एक सवालिया निशान है और सीडीए की कारकर्दगी पर, क्योंकि सीडीए ने पहली दफा इस हवाले से एक्शन लिया है और एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि आपने सीडीए ने जो एक ऑपरेशन एंटी इंक्रोचमेंट इस्लामाबाद में स्टार्ट किया था, उसके बाद सीडीए के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद आ रही है कि इस शहर में सिर्फ इंक्रोचमेंट नहीं बल्कि नॉन कन्फर्मिंग यूज ऑफ बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जियां हैं और इस तरह की मुतअद्दिद चीजें जो है वो लोगों ने सोशल मीडिया पर और मीडिया पर हाईलाइट करना शुरू कर दी हैं। कि आप मुझे शहजाद बता रहे थे, आप जिक्र कर रहे थे कि इसके बारे में कोर्ट का कोई ऑर्डर भी मौजूद है? सर बिल्कुल, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 25 जो है वो अगस्त को कुछ पिटिशनर आए थे गुज़श्ता साल और अगस्त में उन्होंने पिटिशनें दायर की और अक्टूबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंकशाफ सामने आया कि उन पिटिशनर ने जो नोटिस लगाए थे अपनी पिटिशन में वो सारे फेक नोटिस थे सीडीए की जानिब से और उसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज राजा इनाम अमीन मिनहास ने जो है वो डिसमिस कर दिया उन तमाम पिटिशंस को अक्टूबर 2025 में। और उन्होंने अपने ऑर्डर में सीडीए को यह हुक्म दिया कि आप बाय लॉ के मुताबिक और नॉन कन्फर्मिंग यूज जो बिल्डिंग का हो रहा है इसके कानून के मुताबिक इसके खिलाफ कार्रवाई करें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब वाज़ेह हुक्म दिया उसके बाद भी तकरीबन 6 माह का वक्त हो चुका है और अब सीडीए ने जो है वो इस हवाले से एक्शन भी लिया है। इस हवाले से सीडीए मुख्तलिफ जो है अब होगा क्या, अगला मरहला क्या है? यहां से डेडलाइन के बाद क्या होगा? सीडीए अपने बंदे भेजेगा और खाली करवाएगा, क्या होगा? सर इस हवाले से सीडीए बिल्कुल वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। जिन इमारतों के अंदर ये हॉस्टल, गेस्ट हाउस या इस तरह के रेस्ट हाउस बने हुए हैं उन तमाम को सील किया जाएगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख करने के हवाले से सीडीए ने इंतबाह जारी किया है और सीडीए ने इस हवाले से मुख्तलिफ जो है इश्तिहार भी जारी कर दिए हैं, नोटिस भी बाकायदा जारी हो चुके हैं और 7 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है इन तमाम बिल्डिंग ऑनर्स को कि या तो वो इस बिजनेस को जो है वो प्रॉपर जो जगह सीडीए की जानिब से एलोकेट की गई है मराकज के अंदर वहां पर मुंतकिल करें, अदरवाइज तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें सील कर दिया जाएगा और सीडीए इन तमाम जो गैर कानूनी काम में मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ कानून के काफी एक्टिविटी होने वाली है इस्लामाबाद में, तो हम चाहेंगे कि आप स्टोरी को फॉलो करें। हमारी तरफ से यही कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।